हमारा टॉपिक कंपाउंड्स। व्हाट आर कंपाउंड्स? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिलें इन अ फिक्स रेशो बाय मास, वज़न के लिहाज से एक ख़ास रेशो में, एक ख़ास तरतीब में, तो देन दे फॉर्म कंपाउंड्स। तो तब ये क्या बनाते हैं? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine chemically in a fixed ratio by mass, they form compound। मसलन हमारे पास H2O, ये एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के एटम। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है। NaCl सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन जो है वो दूसरा एलिमेंट है। CaCl2 कैल्शियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन जो है वो दूसरा एलिमेंट है। अब ये आपस में केमिकली जुड़े हैं। केमिकली जुड़ने से क्या मुराद है कि इन एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो एक दूसरे को या तो इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन लेके या एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके आपस में जुड़े। अब ये हो गया कि ये केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन आ फिक्स्ड रेशो बाय मास, वजन के लिहाज से इनकी खास एक तरतीब है। वो किस तरह से? ये जो आपका हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास 1, इसके एटम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो 16। एटॉमिक मास याद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom that represents its atomic mass। अब ये हमारे पास बन गया 2:18। ठीक हो गया। अब जब तक 16, अब इसको हम सिंप्लीफाई करें 1:8। अब जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशो में केमिकली मिलेंगे तो तब वो वाटर बनाएंगे। अगर ये रेशो इससे डिस्टर्ब होगी तो ये फिर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होगा। कभी सुना है वाटर का फॉर्मूला HO, इसको वाटर का हो। कभी वाटर का फॉर्मूला सुना है H3O, कभी वाटर का फॉर्मूला सुना है H4O, कभी वाटर का फॉर्मूला सुना हो HO2? नहीं, ये वो रेशो नहीं रहती इनकी बाय मास। अब अगर हम इसको देखें, इसमें रेशो बन रही है 1:16। तो रेशो कौन सी होनी चाहिए? 1:8। अब यहाँ पे अगर हम देखें 4:16, बल्कि यहाँ पे 32 बनती है, 16 क्योंकि 2 एटम है ऑक्सीजन की, तो ये तो बन गई 1:32। अब यहाँ पे आ जाओ 4:16, इसको हम सिंपली भी करें 1:4 बनती है, तो बन जाएगा वाटर? नहीं,
इसमें भी यही सूरत हाल होगी, इसमें भी यही सूरत हाल होगी कि ये रेशो इसके साथ मैच नहीं करेगी। तो ये सिर्फ वाटर की सूरत में नहीं होता, ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं इन सब में इन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी तादाद फिक्स होती है बाय मास, इन अ फिक्स रेशो बाय मास। अब मुश्किल तो नहीं डेफिनेशन, 3 बातें हैं, तीनों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे और उन एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इसके एटम कितने हैं? ऑक्सीजन एक एलिमेंट है लेकिन इसके एटम कितने हैं? कार्बन एक एलिमेंट है, इसके एटम कितने हैं? ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, इसके एटम कितने हैं? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक एलिमेंट है, एटम। क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसके एटम। यहाँ पे कैल्शियम एक एलिमेंट है, उसके एटम क्लोरीन के। समझ आई? एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी तादाद होती है। एलिमेंट्स की तादाद जब हम कहेंगे तो हम इन दोनों को देखेंगे, और जब हम ऑक्सीजन के एटम्स की बात करेंगे तो फिर ये 2 देखेंगे हम। कंफ्यूज तो नहीं है इस बात में? अच्छा जी, कंबाइन केमिकली, केमिकली जुड़ने से मुराद कि जब ये मिलें एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन की डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस से, कि एक दूसरे को या इलेक्ट्रॉन दे दें या ले लें, या इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग मौजूद हो, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हो, तो केमिकली जुड़ने से मुराद ये है इनका कि एवं ही एक दूसरे को आप मिक्स करके रख दो और आप कहो कि ये नई शय बन जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, अब बेटे जब ये डोनेशन और एक्सेप्टेंस से बनाते हैं तो ये बनाते हैं हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। और जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनाते हैं कंपाउंड्स, तो तब ये बनाते हैं हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे बेटे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना इनके दरमियान, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पे एक और बात हम देखें, कंपाउंड्स कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड। डीकम्पोज का मतलब उसके कंपोनेंट में टूटना, into its components by simple physical method। आम फिजिकल तरीकों से हम कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ? H2O रूम टेम्परेचर पर है तो लिक्विड हालत में है, ऐसे ही है। हमने फिजिकल चेंज की टेम्परेचर की, हमने टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो लिक्विड था ये किस में तब्दील हो गया? सॉलिड में, मतलब आइस में। लेकिन फॉर्मूला क्या रहा उसका? टूट गया कंपाउंड? नहीं, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो लिक्विड था किस में तब्दील हो गया? वेपर्स में, गैस में। लेकिन इसका फॉर्मूला चेंज हो गया? वही रहा। तो इसका मतलब आम फिजिकल मेथड से कंपाउंड जो है वो अपने कंपोनेंट्स में नहीं टूट सकता। आप सोडियम क्लोराइड, नमक देखा है?
टेबल साल्ट ढेलों की शक्ल में होता है, आप उसको तोड़ना शुरू कर दो तो उसमें क्या होगा, सोडियम अलहदा होता जाएगा, क्लोरीन अलहदा होता जाएगा? नहीं, आम फिजिकल तरीकों से कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में नहीं टूटता। समझ आ गई इस बात की? अब ज़रा अगली बात पे चलें हम। ये जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बेटे आयंस से बनते हैं। अब आयन से मुराद, जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसी तरह के और भी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो हैं वो मौजूद होंगे उस हमारे पास जो पीस है नमक का, उसमें एक ही सोडियम क्लोराइड थोड़ी मौजूद होगा। अब आयनिक कंपाउंड में ये आपस में जुड़ के, अब हमें क्या पता कौन सा सोडियम किस क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और कौन सा क्लोरीन किस सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये इस तरह जुड़ के एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कोई पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा सोडियम किस क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है या कौन सा क्लोराइड किस सोडियम के साथ, बेसिकली किसने किस, इसमें से पता चलेगा कि किसने किसका इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, कोई पता नहीं चलता। इसलिए इन कंपाउंड्स के अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, चूंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और आयंस मौजूद होते हैं, तो इसमें यह देखा जाता होता है कि इसमें यूनिट कौन सा मौजूद है, मतलब उस कंपाउंड को जाहिर करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट्स ही हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो इसका ये जो एक हम निकालते होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये फॉर्मूला यूनिट्स हैं। चूंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं होते बेटे, ये आपस में एक दूसरे के साथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, इसलिए इसका एक यूनिट जो है वो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला यूनिट। जबकि ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं और इनमें शेयरिंग का पता होता है कि ये मिसाल के तौर पर हमारे पास H2O है। अब इसी तरह का और इसी तरह का एक और मौजूद होगा, इसी तरह के। अब एक अगर गिलास पानी है तो उसमें बेटे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब इसमें वाज़ेह शेयरिंग होती है। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से अपने लेके शेयर किया हुआ है, एक शेयरिंग इसने इस हाइड्रोजन के साथ की हुई है। अब इसके अलावा कोई और हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग नहीं कर सकता, तो इसने वाज़ेह 2 हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की हुई है। अब इसके अंदर ये अलहदा एक मॉलिक्यूल होगा, ये एक अलहदा मॉलिक्यूल होगा, ये एक अलहदा मॉलिक्यूल होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो उनके यूनिट्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। उनको हम किन का नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का, कि ये कोवलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप कह लो कि छोटे यूनिट्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर उनके जो रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स होंगे उनको हम नाम देंगे फॉर्मूला यूनिट्स, और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो उनको रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स हैं उनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स का।
आम लफ्ज़ों में आप कह लो कि जो कोवलेंट कंपाउंड हैं इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं। अब बेटे मॉलिक्यूलर कंपाउंड को जाहिर करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको हम नाम भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का ही देते हैं। उसको हम नाम क्या देंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है? कोवलेंट कंपाउंड्स को। किन को जाहिर करने के लिए? अब ये जो हमने मिसालें दी इसमें NaCl फार्मूला यूनिट है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट है, ये आयनिक कंपाउंड को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यूनिट ही कहलाता है। जबकि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास वाटर है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और ये जो इनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं ये क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। इसी तरह अगर हम लिख दें H2SO4, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, अब इसका फार्मूला जो है वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ग्लूकोज C6H12O6, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसका जो फार्मूला है क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह चीनी C12H22O11, अब ये एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसका फार्मूला क्या कहलाएगा? अच्छा जी, यहीं पर एक छोटी सी असेसमेंट दो मुझे, इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? जी अब्दुर्रहमान? 3। ठीक हो गया। नाम कौन बताएगा मुझे इन तीनों के? जी शाबाश। हाइड्रोजन बोलो, सल्फर और ऑक्सीजन। सोडियम की Na थी, नेट्रियम। अच्छा जी शाबाश। अब इसमें मुझे एटम्स बताने हैं कि इसके इतने एटम हैं, इसके इतने एटम्स हैं, इसके इतने एटम्स हैं। जी बेटे, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, शाबाश, वेरी गुड। ऑक्सीजन के 4। अब नेक्स्ट में मुझे बताने हैं, नेक्स्ट में मुझे बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अरहम? 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब एटम्स बताने हैं। जी बेटे, अच्छा चलो, वो नाम बता रहा है उनके कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब एटम्स बताने हैं मुझे, एटम्स। जी बेटे आप बताओ। हाँ जी, कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 हैं। शाबाश। अब बेसिक मेरा मकसद ये था, कंसेप्ट ये था यहाँ तक इन बातों के पूछने का या बताने का या शेयर करने का, आपको बेसिकली पता होना चाहिए मैटर क्या है। अब तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैटर, प्योर मैटर जो है उसको हम क्या क्या नाम देते हैं कि वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो कंपाउंड्स हो सकते हैं। आपको बेसिक फ़र्क ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है। एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आपस में केमिकली जुड़ते हैं और एक नई शय बना देते हैं जिसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं। कंपाउंड जो हैं वो बनावट के लिहाज से आयोनिक हो सकते हैं, कोवलेंट हो सकते हैं। आयोनिक हो सकते हैं, कोवलेंट हो सकते हैं। आयोनिक किस वजह से? इलेक्ट्रॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस की वजह से आयंस बनते हैं उनके अंदर। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
तब वो आपस में जुड़ते हैं और इसलिए उनमें कशिश की कुव्वत स्ट्रॉन्गर होती है बनिस्बत कोवलेंट कंपाउंड्स के। कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन एटम्स, एटम्स इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं तो नई चीज़ बनती है जिसको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर चूंकि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं इसलिए ये ज़्यादातर सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। नमक सॉलिड हालत में है, ये आपकी चट्टानें जितनी हैं सारी सॉलिड हालत में है ना, तो ये तकरीबन तमाम आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आपके कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये ज़्यादातर लिक्विड हालत में पाए जाते हैं या सेमी सॉलिड टाइप हालत में पाए जाते हैं। जैसे पेट्रोल कोवलेंट कंपाउंड है, गैसियस हालत में CNG आपकी जो नेचुरल गैस है ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनको जाहिर करने के लिए जो एक यूनिट हम इसका इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट, उसको हम क्या नाम देते हैं? और वो किस लिए होता है? इनमें हमें कोई पता नहीं होता कि कौन सा सोडियम किस क्लोराइड के साथ एसोसिएटेड है। सारे ही जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन बने हुए हैं सारे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट चार्जेस, तो इसी वजह से उनमें कशिश की कुव्वत ज़्यादा होती है। तो इसका एक यूनिट, तो फिर हम अंदाज़ा ही लगाएंगे कि इसमें क्या क्या मौजूद है। सोडियम मौजूद है और क्लोराइड आयन जो हैं वो मौजूद हैं, तो इसके यूनिट्स को हम क्या नाम देंगे? जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ ये किसी हद तक आज़ादाना यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल्स। और इनका जो फार्मूला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मुश्किल बातें हैं बेटे।